तो चलिए एक नजर डालते हैं 1968 की बॉलीवुड फिल्म बाजी पर। अच्छा, तो ये फिल्म है एक थ्रिलर। हाँ, डायरेक्ट की थी मोनी भट्टाचार्य ने और ये आई थी 1 नवंबर 1968 को। और हाँ, इसमें उस जमाने के कई बड़े स्टार्स थे। तो क्या खास है इसमें, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कि भाई कास्ट जबरदस्त थी। धर्मेंद्र और वहीदा रहमान लीड रोल में थे और साथ में जॉनी वॉकर और हेलेन जैसे दिग्गज भी थे, अहम किरदारों में। और हाँ, प्रोड्यूसर थे टोनी वॉकर। दूसरी चीज, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, हिंदी में बनी हुई और थोड़ी लंबी है, मतलब करीब 2.25 घंटे की। तो 1968 के हिसाब से ये एक टिपिकल एंटरटेनर थी। और आखिर में यार म्यूजिक तो कमाल का था। किसने दिया? कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने, जाहिर है। और गाने, अरे भाई लता मंगेशकर का आ मेरे गले लग जा, मन्ना डे का एक अनार दो बीमार और आशा भोसले, सब दिग्गजों ने गाए। बहुत यादगार गाने इसमें। तो कुल मिला के बाजी 1968 की एक बड़ी स्टार कास्ट वाली बॉलीवुड थ्रिलर है जिसे मोनी भट्टाचार्य ने डायरेक्ट किया और जिसका म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। तो आज मिलके कोशिश करते हैं इस कहानी के रोमांच को, इसके रहस्य को और जो किरदारों का जाल है ना, उसे समझने की, परत दर परत। बिल्कुल। और एक ऐसी कहानी है ना जो मतलब आपको पकड़ के रखती है। इसमें जासूसी भी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, प्यार का एंगल है और सबसे बढ़कर वो पैसे का लालच है जो किरदारों को बहुत खतरनाक रास्तों पर ले जाता है। हाँ, कहानी में मोड़ बहुत है। बहुत मोड़ है और कई चौंकाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी हमें मिलवाती है एक प्राइवेट जासूस से, जो डी क्रूज। शुरुआत थोड़ी हल्की फुल्की है। वो अपनी मकान मालकिन बहनें हैं लूसी और सूजी, उनके साथ थोड़ी मजाकिया नोकझोंक चल रही है। हाँ, वो शुरू का माहौल थोड़ा लाइट रखा है, जैसे कि एक पर्दा हो जिसके पीछे कुछ गंभीर छिपा है। क्योंकि जल्दी जो को उसकी इंश्योरेंस कंपनी के बॉस बुलाते हैं एक अजीब से केस के लिए। अच्छा, केस क्या है? मामला थोड़ा पेचीदा लगता है उनको। केस है मिस्टर FJ डी सिल्वा का। कोई बुजुर्ग शख्स हैं और उन्होंने हाल ही में 2.5 लाख रुपए का, काफी बड़ा अमाउंट है उस जमाने के हिसाब से। हाँ, बहुत बड़ा। उसका बीमा कराया है। और अजीब बात यह है कि वारिस सिर्फ एक है, उनकी भतीजी एलिजाबेथ डी सिल्वा, लिज। तो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है भाई दाल में कुछ काला है। इतनी बड़ी रकम, उम्र भी ज्यादा है शख्स की और अकेली वारिस, मतलब शक तो होता ही है। हाँ, शक तो बनता है। और यहीं पर कहानी में एक और इम्पोर्टेंट किरदार आता है, पुलिस इंस्पेक्टर अजय। हाँ, तो अब 3 एंगल हो गए। एक तरफ जो की प्राइवेट जासूसी चल रही है, दूसरी तरफ अजय की पुलिस जांच और तीसरी तरफ अजय और लिज के बीच एक तरह का आकर्षण पनप रहा है। लिज खूबसूरत तो है पर कहानी इशारा करती है कि उसको पैसों से मतलब कुछ ज्यादा ही लगाव है। हाँ, ये पॉइंट आगे बहुत मैटर करेगा। बिल्कुल, ये आगे चलकर बहुत अहम साबित होता है। तो जो को जैसे ही डी सिल्वा की जांच का काम मिलता है, वो बॉस से पहला सवाल लिज के बारे में ही पूछता है, उम्र क्या है, शादी हुई है या नहीं। हाँ, बॉस उसे झिड़क देते हैं, भाई काम पर ध्यान दो, काम पर ध्यान दो। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। अजय जो है वो एक चैरिटी फंक्शन में लिज को देखता है और बस देखता ही रह जाता है, फिदा हो जाता है एक तरह से। हाँ, और ये आकर्षण बहुत जल्दी प्यार में बदल जाता है। अजय तो लिज से शादी करने का मन भी बना लेता है, पर यहीं पर लिज का जो पैसों वाला रवैया है ना, वो खुलकर सामने आता है। कैसे? वो अजय से शिकायत करती है अपने चाचा की कि कितने कंजूस है, उसे अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं करने देते। और फिर वो एक बहुत ही अजीब सी शर्त का जिक्र करती है। अजीब शर्त? क्या मतलब? लिज बताती है कि उसके पिता की वसीयत में लिखा है कि उसे प्रॉपर्टी का पैसा या तो चाचा डी सिल्वा के मरने के बाद मिलेगा या फिर उसकी अपनी शादी होने पर। अरे बाप रे, ये शर्त तो कहानी में एक जबरदस्त पैच डाल देती है। बिल्कुल, सोचिए ना, ये लिज के किरदार पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। क्या वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है? क्या उसका प्यार सच्चा है या सिर्फ पैसों तक पहुंचने का एक तरीका? हाँ, ये सवाल तो दिमाग में घूमने लगता है। और फिर कहानी अचानक एकदम तेज रफ्तार पकड़ लेती है ना। हाँ, बिल्कुल। एक रात अजय के पास लिज का फोन आता है। घबराई हुई, हिचकियां ले रही है। बताती है कि चाचा को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वो अकेली है घर पर, डरी हुई है। ओह, तो अजय फौरन पहुंचता है मदद के लिए? हाँ, वो पहुंचता है, लेकिन वहाँ जो नजारा है वो अजय को थोड़ा खटकता है, अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है? एक तो वहाँ एक अनजान सा डॉक्टर मौजूद है। वो बताता है कि उसने लिज को सदमे की वजह से बेहोशी का इंजेक्शन दिया है। अच्छा। और वो डॉक्टर बड़ी जल्दबाजी मचा रहा है कि लाश को जल्दी दफना देना चाहिए, मौसम खराब है, लाश खराब हो जाएगी।
इस तरह की बातें, कोई रिश्तेदार भी नजर नहीं आता, सब कुछ बहुत बहुत अजीब। हाँ, ये जल्दबाजी तो शक पैदा करती है। और अनजान डॉक्टर। बिल्कुल। अजय फिर फादर गोंसाल्विस नाम के एक पादरी की मदद लेता है और अंतिम संस्कार का इंतजाम करता है। डी सिल्वा को दफना दिया जाता है, पर अजय के मन में वो शक की सुई घूमती रहती है। इतनी तेजी क्यों थी? ये डॉक्टर कौन था? लिज बेहोश क्यों है? और शक बढ़ता है अगले दिन, जब अगली सुबह अजय कब्र पर जाता है तो वहाँ एक अनजान औरत को रोते हुए दिखता है। पहले उसे लगता है शायद लिज है, पर वो कोई और निकलती है। बाद में लिज से पूछता है तो कहती है, अरे शायद चाचा की कोई पुरानी प्रेमिका होगी। एक और मिस्ट्री ऐड हो जाती है। हाँ, एक और धागा उलझ जाता है और कहानी यही नहीं रुकती। अब पिक्चर में आता है एक और किरदार, जसवंत राव। अच्छा, ये कौन है? एक परेशान बूढ़ा आदमी। वो पुलिस स्टेशन आता है अपने बड़े बेटे प्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने। ओह, वो बताता है कि प्रकाश अपने छोटे भाई रमेश को समझाने गया था। रमेश थोड़ा शराबी किस्म का है, तो उसे समझाने गया था और तब से लौटा ही नहीं है। तो अजय रूटीन जांच के तहत प्रकाश की तस्वीर मांगता होगा। हाँ बिल्कुल। जसवंत राव एक तस्वीर देता है और उस तस्वीर को देखते ही अजय के तो होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्या था उस तस्वीर में? अंदाजा लगाइए, वो तस्वीर उसी आदमी की है जिसे अजय ने एक रात पहले लिज का चाचा मिस्टर डी सिल्वा समझकर अपने हाथों से दफनाया था। क्या मतलब? दिमाग घूम जाता है अजय का। और ऊपर से जसवंत राव ये भी बताता है कि वो लोग तो हिंदू हैं, ईसाई नहीं। अरे भगवान, तो फिर अजय ने किसकी लाश दफनाई थी? और ये ईसाई रीति रिवाज से अंतिम संस्कार का पूरा ड्रामा क्यों? एग्जैक्टली। अजय फौरन उस रहस्यमयी डॉक्टर और वो जो फादर गोंसाल्विस बने थे उनकी तलाश में जुट जाता है। लेकिन यहाँ एक और शौक लगता है। क्या? वो भी गायब? पता चलता है कि उस नाम का डॉक्टर तो सालों पहले देश छोड़कर जा चुका था, और जिस आदमी ने खुद को फादर गोंसाल्विस बताकर अंतिम संस्कार कराया वो भी नकली था। नकली पादरी? हाँ, असली फादर गोंसाल्विस तो बीमार थे उस दिन। तो ये दोनों किरदार, नकली डॉक्टर और नकली पादरी, जैसे हवा में गायब हो गए। ओहो, अब तो ये साजिश एकदम साफ नजर आ रही है। हाँ, अब शक नहीं रहा। अजय को यकीन हो जाता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। उसे लगता है डी सिल्वा की मौत का नाटक रचा गया है और इसमें किसी बेगुनाह, मतलब ये प्रकाश, उसकी लाश का इस्तेमाल किया गया है। अब सच का पता कैसे चले? एक ही तरीका है, कब्र खोदनी पड़ेगी। बिल्कुल। और सोचिए वो सीन, कब्र खोदी जाती है, ताबूत बाहर निकाला जाता है, उसे खोला जाता है और अंदर क्या लाश नहीं है? लाश नहीं है, सिर्फ पत्थर भरे हुए हैं। हे भगवान, एक और ट्विस्ट। लाश कहाँ गई? किसने निकाली? क्यों निकाली? और सबसे बड़ा सवाल, लिज के चाचा डी सिल्वा कहाँ हैं? क्या वो जिंदा हैं? और क्या वही इस सब के पीछे हैं? इसी सारे गहमा गहमी के बीच हमारा वो जासूस दोस्त, जो वो भी पिक्चर से गायब नहीं हुआ है। हाँ, वो कहाँ गया? बॉस ने उसे नौकरी से तो निकाल दिया था, शायद इसलिए कि उसकी दिलचस्पी केस से ज्यादा लिज में लग रही थी बॉस को। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो सीधा पहुंचता है लिज के घर और एक नया ड्रामा शुरू कर देता है। क्या ड्रामा? खुद को लिज का लंदन वाला कजिन रोमियो बताकर। क्या? रोमियो? हाँ, और दावा करता है कि बचपन में उन दोनों की शादी तय हुई थी। लिज और अजय तो हैरान रह जाते हैं। जाहिर है। वो उसे भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो हंगामा करने लगता है। आखिर में अजय ही लिज को समझाता है कि चलो रहने दो, शायद ये सोचकर कि अब एक रिश्तेदार साथ रहेगा तो लोग बातें कम बनाएंगे। पर जो का असली इरादा क्या है? क्या वो अब भी केस सुलझाना चाहता है या उसे भी इस पैसे के खेल में अपना कोई फायदा दिख रहा है? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल। उधर क्या होता है, लिज को बीमा के वो 2.5 लाख रुपए मिल जाते हैं। अच्छा, पैसा आ गया। हाँ, और पैसा आते ही उसका रहन सहन एकदम बदलने लगता है। वो अजय के साथ महंगी गाड़ियां देखने लगती है, बड़े बंगले के सपने देखने लगती है। मतलब पैसों का असर दिख रहा है। हाँ, और अजय जब उसे प्रकाश की तस्वीर दिखाता है, पूछता है कि क्या यही तुम्हारा चाचा था, तो लिज साफ इनकार कर देती है। कहती है, मैं नहीं जानती इस आदमी को। ओह, अब अजय का शक लिज पर और गहरा हो गया होगा। बहुत ज्यादा। उसे समझ नहीं आता कि लिज इतनी मासूम है जितना वो दिखाती है, या वो भी इस पूरे खेल में मिली हुई है। वो लिज से चाचा के हुलिये के बारे में भी पूछता है शायद। हाँ, पूछता है। लिज बताती है, गोरा रंग, अच्छी हाइट, अधेड़ उम्र, और एक खास पहचान बताती है। क्या पहचान? कि उनके बाएं पैर में एक अंगूठा नहीं था। अच्छा, क्या ये पहचान आगे काम आएगी? देखते हैं। कहानी अब और भी मतलब डार्क होती जाती है।
जसवंत राव का जो छोटा बेटा था ना, शराबी रमेश, हाँ। उसकी पत्नी माया, उसकी हत्या हो जाती है। एक और मौत? हाँ, और पुलिस को माया के पास से एक अधूरी चिट्ठी मिलती है। ऐसा लगता है उसने मरने से ठीक पहले लिखी थी, शायद लिज के नाम लिख रही थी। और उस चिट्ठी में क्या था? उससे बड़ा राज खुलता है। माया ने लिखा था कि कैसे उसके पति रमेश का अपने ही भाई प्रकाश से झगड़ा हुआ था और गुस्से में रमेश ने प्रकाश को मार डाला था। ओह, तो रमेश ने मारा था प्रकाश को? हाँ, और फिर पैसों के लालच में रमेश ने प्रकाश की लाश किसी को बेच दी थी। बेच दी थी? तो इसका मतलब अजय ने जिसकी लाश दफनाई थी वो वाकई प्रकाश की ही थी? बिल्कुल, ये बात तो साफ हो गई, लेकिन अब सवाल और पेचीदा हो गया। लाश खरीदी किसने और क्यों? जाहिर है बीमा के पैसे के लिए। हाँ, अब तो सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। शक की सुई सीधे लिज और उसके गायब चचा डी सिल्वा पर जाकर टिक जाती है। एग्जैक्टली। अजय को लगता है कि लिज ने ही पैसे के लिए सारा जाल बुना है। चाचा की मौत का नाटक, रमेश से लाश खरीदना, बीमा का पैसा हड़पना। उसका दिल टूट जाता है ये सोचकर। प्यार का मामला जो था। हाँ, गुस्से और दुख में वो लिज को गिरफ्तार कर लेता है। ओह, गिरफ्तार कर लेता है, ये सोचकर कि वो शामिल है साजिश में। हाँ। लिज बेचारी हवालात में परेशान होगी, शायद हैरान भी होगी, लेकिन उसे जल्द ही जमानत मिल जाती है। और उसे लेने कौन आता है? वही नकली कजन रोमियो, यानी जो। हाँ, जो। मगर जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। लिज का अपहरण हो जाता है। क्या? किडनैप? हाँ, किडनैप्ड। अपहरणकर्ता अजय को फोन करते हैं। मांग वही है, बीमा के 2.5 लाख रुपए। ओह। और धमकी देते हैं कि पुलिस को बताया तो लिज को मार देंगे। हाँ। अजय फौरन अपने सीनियर अफसर को बताता है सब कुछ, और फिर लिज की जान बचाने के लिए अपहरणकर्ताओं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने निकल पड़ता है। ये तो बड़ा फिल्मी सीन बन गया होगा। हाँ, बिल्कुल। उसे पहले हाईवे पर एक सुनसान पेट्रोल पंप पर जाने को कहा जाता है। वहां उसे एक चिट्ठी मिलती है। उसमें आगे का पता लिखा है, किसी मील के पत्थर के पास अगला सुराग मिलेगा। पहेली की तरह। हाँ, बिल्कुल पहेली की तरह। अजय उन सुरागों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। और पहुंचता कहाँ है आखिर में? आखिर में उसे एक बिल्कुल सुनसान वीरान सी जगह पर लाया जाता है। अपहरणकर्ता उसे गाड़ी रोककर पुलिस को एक झूठा मैसेज देने पर मजबूर करते हैं, ताकि पुलिस कुछ घंटों तक भटकी रहे, उनकी तलाश ना करे। मतलब प्लानिंग काफी शातिर है। और फिर लिज मिलती है। अजय और लिज को बंधक बना लिया जाता है। उन्हें एक झोपड़ी में ले जाया जाता है और वहां अजय को एक और सरप्राइज मिलता है। क्या? जो यानी नकली रोमियो, वो भी वहीं बंधा हुआ है। वो भी बंधा हुआ है? तो क्या वो भी साजिश का हिस्सा था और अब उसको भी धोखा मिल गया, या वो वाकई लिज की मदद कर रहा था? कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हालात में बहुत तनाव वाले हो जाते हैं। अजय अपहरणकर्ताओं से भिड़ जाता है। हाथापाई होती होगी? हाँ, हाथापाई होती है और तभी गोली चलती है और फिर धुंध छंटती है। सामने आता है वो चेहरा जिसने ये सारा खेल रचा था, असली मास्टरमाइंड। कौन? कौन है? नहीं, बल्कि लिज का चाचा मिस्टर डिसिल्वा। क्या? डी सिल्वा? वो तो मर गया था ना? वही शख्स जो इतने दिनों से नकली पादरी फादर गोंसाल्विस बनकर अजय के और सबके सामने घूम रहा था। अविश्वसनीय। मतलब जिस आदमी से अजय ने खुद मदद मांगी थी अंतिम संस्कार के लिए, वही इस पूरी साजिश का हेड निकला। बिल्कुल। डिसिल्वा घायल हो जाता है गोली लगने से और मरने से पहले सारा सच उगल देता है। क्या बताता है? बताता है कि वो बुरी तरह कर्ज में डूबा हुआ था। इसी कर्ज से छुटकारा पाने और बीमा का पैसा हड़पने के लिए उसने अपनी मौत का ये पूरा भयानक नाटक रचा था। उसने रमेश से उसके भाई प्रकाश की लाश खरीदी थी, एक नकली डॉक्टर की मदद ली थी जो शायद उसी का साथी था। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया ताकि वो मरा हुआ लगे। और लिज को भी बेहोश रखा था? हाँ, उसने लिज को भी धोखे से या कोई दवा देकर बेहोश रखा ताकि वो लाश की पहचान ना कर पाए। और सबसे खौफनाक बात, उसने असली फादर गोंजाल्विस को भी रास्ते से हटा दिया था, मतलब मार डाला था, ताकि वो उनका भेस धर सके। हे भगवान, कितना शातिर प्लान था। और लाश को कब्र से क्यों निकाला था? हाँ, ये भी बताता है, शायद पहचान छुपाने के लिए, ताकि बाद में कोई शक न करे, या किसी और मकसद से जो वो पूरी तरह बता नहीं पाता। अपहरण का प्लान भी उसी का था, ताकि अजय से बीमा का पैसा निकलवाया जा सके। लेकिन अंत में डी सिल्वा अपने किए की सजा पाता है, मर जाता है। हाँ, वो मर जाता है। अजय की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ होती है।
उसकी तरक्की की सिफारिश की जाती है। और वो जासूस जो उसका क्या हुआ? वो भी अंत भला तो सब भला टाइप। एक और अपराधी को जो शायद डी सिल्वा का साथी था और पैसे लेकर भाग रहा था, उसको पकड़ने में अजय की मदद करता है। अच्छा, तो शायद उसका इरादा नेक ही था, या शायद वो भी मौके की तलाश में था। कहानी उसकी किरदार को भी आखिर में थोड़ा रहस्यमय ही छोड़ देती है। तो ये थी 1984 की फिल्म बाजी की कहानी का हमारा विश्लेषण। वाकई धोखे, लालच, कत्ल और रहस्य का एक ऐसा रोमांचक सफर था ये, जहां सच कई परतों के नीचे दबा हुआ था। हाँ, और अंत में सच सामने आया, लेकिन उसकी कीमत बहुत बढ़नी थी, कई जाने गईं। बिल्कुल, ये कहानी उस दौर की टिपिकल थ्रिलर फिल्मों का एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, जहाँ ये पैसे का लालच अक्सर किरदारों को अंधा बना देता था और गुनाह के रास्ते पर धकेल देता था। कहानी यही दिखाती है कि कैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर भी अंत में सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों न हो। सही कहा। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो चाहें तो सोच सकते हैं। अजय जो एक पुलिस अफसर है, क्या वो लिज के लिए अपने प्यार में इतना बह गया था कि वो साजिश के जो इशारे थे उनको देख नहीं पा रहा था, या अनदेखा कर रहा था? ये एक अच्छा सवाल है। क्या प्यार वाकई इंसान को इतना कमजोर बना देता है? या फिर दूसरी तरफ लिज का किरदार, क्या वो सिर्फ पैसों की भूखी थी, या वो भी कहीं ना कहीं हालात का शिकार थी? इस कहानी के किरदारों और उनके इरादों पर सोचने के लिए काफी कुछ है। बिल्कुल, सोचते रहिएगा।